की पार्टी बनाकर आरजेडी को लाए थे। धीरे धीरे ये दो, एक धर्म की पार्टी, एक जाति की पार्टी, हम नहीं कह रहे हैं, लालू यादव खुद से ही बयान में कई बार कहे हैं कि एमवाई की पार्टी। क्या कारण रहा था कि वो एक धर्म की पार्टी यानी कि मुस्लिम की पार्टी बन के रह गई और यादवों की पार्टी? इसका कारण बाहर में एक राम का झंडा लगा था। राम का झंडा लगाने का देखिए, मतलब अच्छा बताइए, देखिए हिंदू घर में सब जगह रामनवमी होता है और यादव लोग में होता है, तो सबका रामनवमी मनाने वाले बीजेपी को देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। वो देखिए वो अलग बात है, हिंदू है तो हिंदू की तरह जिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम। अच्छा मुसलमान में भी बताइए, सबको ये मान के चलता है कि मुसलमान एक मुश्त देता है, पर देता है क्या? ईमानदारी से बताइए तो वो वैसे को ही मिलता है कि नहीं? वो वैसे को मिलता है। हम नीतीश जी को ही मिलता है कि नहीं? तो पूरा नीतीश जी को ही मिलता है, वैसे को मिलता है, आरजेडी को मिलता है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी या कास्ट एक ही को देता है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी, ये मीडिया जो है ना जानबूझ के इंजेक्ट करता है। कि जन स्वराज पार्टी इसके वोट पे सेंधमारी कर पाएगी? पशुपति पारस, हेमंत सोरेन प्रॉब्लम नहीं। तीन जो प्रमुख दल है, वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी। देखिए लोकसभा चुनाव में वाम दलों का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा पिछला भी 2000। हाँ, जब भी उनको ये कहा जाता है कि वो बेचारे बार्गेन नहीं कर पाते, पर उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा। कांग्रेस ऑन एन एवरेज जितनी सीटें लेती है उसका 20% सीट जीतती है। आप 3-4 चुनाव को देख लो, वैसे 70 लिया तो 19 जीता। 19 जीता। तो यही अब 20%, 22% ये है। इस बार कोशिश ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस पार्टियों का देखा जाए। किसको दिखाना था? सीट बंटवारे से पहले अपने सहयोगी दल को दिखाना था कि देखो मेरा इतना इतना है, और अब तो देखो नैरेटिव मेरा नैरेटिव चल रहा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसके बारे में बिहार चर्चा कर रहा है। ये देखो भीड़, जिन इलाकों से देखो अल्पसंख्यकों पर हमारा पकड़ है, ये सब शो करना होता है। पुराना राजनीतिज्ञ है ना कांग्रेस पार्टी वाले, पुरानी पार्टी है तो उनको राजनीति तो आती है ना कम से कम। ये मतलब अपने सहयोगी पे दबाव बनाने के लिए तो उसके पहले ताकत, क्योंकि देखिए टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। बिहार में विधानसभा का चुनाव अगले 2-3 महीने के अंदर होना है। इस चुनाव में अगर हम बात करें तो भारत का सबसे बड़ा विधानसभा का चुनाव इसी को माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी नज़र बिहार विधानसभा पे रहती है। हमारे साथ अभी बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार पंकज परसुन सर हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं। लगभग 4-5 लोकसभा सर आप देख चुके हैं ना अपनी ज़िंदगी में। कवरेज किया है अटल जी वाले से 1999 से लेके अब तक कवर किया है लोकसभा चुनाव। 6-7 मान के चले तो लोकसभा को बहुत करीब से देखा है। तो हम जानेंगे कि इंडिया गठबंधन, जिसको अब इंडी गठबंधन भी लोग कहते हैं, एनडीए गठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, इंडिया में क्या कुछ चल रहा है। सबसे पहली बात सर हम इंडिया गठबंधन की कर लें। निषाद वाली पार्टी मुकेश सहनी 60 सीट का दावा कर रहे हैं, सीट है 243। आरजेडी 140 के नीचे बनेगी नहीं। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? लेफ्ट जिसका अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। अब आप बड़ा क्लोज से बिहार के देखते हैं, कैसा रहेगा, कौन कितनी सीटों पर लड़ सकती है? देखिए महागठबंधन में जो प्रमुख दल हैं आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और सहनी। बाकी दो और हैं, हेमंत सोरेन हैं और पशुपति पारस। हेमंत भी, हाँ, तो मतलब टोटल मिला के 5 दल हो गए। इन्हीं 5 दलों में बंटना है सीट। एक एक करके शुरू करते हैं। हेमंत सोरेन आए थे अभी, वोट बचाओ यात्रा में भी शामिल हुए। वोटर अधिकार। हाँ, इनका दावा है कि हमें 10 सीट कम से कम चाहिए। अब दावा होना और हकीकत होना, आपकी मौजूदा स्ट्रेंथ क्या है, आपका इतिहास क्या है जीतने का, क्या आपने कभी 10 सीटें जीती है? सिर्फ मांगने से नहीं ना होगा, जीतना है ना। लेके मुकेश सहनी 60 सीट कह रहे हैं। 60 सीट कह रहे हैं और उप मुख्यमंत्री अब कह रहे हैं कि सीट में कंप्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन उप मुख्यमंत्री में नहीं करेंगे। आप तो वहाँ के मीडिया वालों को बुला रहे हैं और बार बार इस चीज को ये क्या कर रहे हैं, मतलब धमकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बहुत प्रेशर पॉलिटिक्स होता है, इसमें बुराई नहीं है। हर दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े और हर दल चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया हमको पद मिले, तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन जब वो बैठेंगे साथ में मिलके तो ये भी तो देखेंगे ना कि
किस आधार पे? लालू जी कहा करते थे पहलवान बताओ, मतलब कैंडिडेट बताओ तुम्हारा कि 60 सीट पे कौन कौन कैंडिडेट है, तो पहलवान पहले तुम्हारे पास रहेगा तब ना लड़ाई लड़ोगे। तो 60 पहलवान ये जुटा सकेंगे कि नहीं, बता सकेंगे कि नहीं, इस पे भी है ना। वो तो मैक्सिमम आदमी मांगता है। इंटरेस्टिंग मुझे लगता है कि मुकेश सहनी प्रॉब्लम नहीं होने वाले, पशुपति पारस प्रॉब्लम नहीं होने वाले, और हेमंत सोरेन को जो दे देगा वो एडजस्ट कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं है। मुकेश सहनी को कितने में समटा दिया जाए? अब समेटा दिया जाएगा ये शब्द, लेकिन सहयोगी हैं, समेटाना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन देखिए जो उचित होगा वो मिलेगा, जो जीतने लायक होंगे वो मिलेगा। हारने के लिए सीट कोई नहीं देना चाहता। एक बात और निकल के आती है कि मुकेश सहनी को अगर सीट भी दे दिया जाए 10 से 15, तो उसमें संभवतः ये है कि आरजेडी वाले ही को कैंडिडेट को वहां भी उतारा जाएगा। ये खुद मांगेंगे, ये कह रहे हैं ना कि हमको 60 चाहिए, तो पहलवान बताओ ना कि तुम्हारा जैसे 60 सीट कौन कौन, वहां तुम्हारा कैंडिडेट कौन है, और वो कैंडिडेट लड़ने लायक तो है पर जीतने लायक है क्या, तुम खुद पहले बताओ। तो जब इस सब बताने की बात आएगी ना, तो 60 से सीधे घट के वो 30 तक अपने आ जाएंगे कि नहीं इतना में तो हम कर सकते हैं। अब वो 30 के बाद कंप्रोमाइज होगा कि कहाँ तक वो जीत सकता है, उनका कैंडिडेट नहीं करता, सब मिलके बैठेंगे। कोई एक पार्टी की बात तो है नहीं कि एक का फैसला है, ऐसा तो है नहीं। तो ये होगा, क्या होगा वो तो उन पे छोड़ देते हैं। पशुपति पारस, हेमंत सोरेन प्रॉब्लम नहीं। 3 जो प्रमुख दल है, वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी। देखिए लोकसभा चुनाव में वाम दलों का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा रहा, सबसे अच्छा पिछला भी 2000। हाँ, जब भी उनको ये कहा जाता है कि वो बेचारे बार्गेन नहीं कर पाते, पर उनका सक्सेस रेट सबसे ज्यादा। कांग्रेस ऑन एन एवरेज जितनी सीटें लेती है उसका 20% सीट जीतती है। आप 3-4 चुनाव को देख लो, वैसे 70 लिया तो 19 जीता, 19 जीता। तो यही अब 20%, 22% ये है। इस बार कोशिश ये है कि पिछला विधानसभा चुनाव और इस लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस पार्टियों का देखा जाए और उसके हिसाब से सीट बंटवारा हो। अच्छा, कांग्रेस मेरे जानकारी के अनुसार ये मानने के लिए तैयार नहीं है, 70 से नीचे वो भी नहीं आने की। वो कोशिश है कि नहीं, पिछली बार तो जितना लड़े थे उतना लड़ेंगे, लेकिन पिछली बार कम पार्टी थी, इस बार ऐड हुआ है ना पार्टी, तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज सबको करना पड़ेगा। इस बार ये हाँ, पशुपति पारस आ गए, वाम दल है, वो मुकेश सहनी आ गए, हेमंत सोरेन आ गए, तो इन सब के कारण एडजस्ट कहाँ से होगा? तो कैसे, जब पिछली बार की तरह लड़िएगा तो कहाँ से एडजस्ट होगा? तो मेरा अंदाजा है कांग्रेस पिछली बार से कम सीट पे लड़ेगी। कोशिश यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीट बार्गेन करें। राहुल गांधी की जो वोटर बचाओ यात्रा हुई ना, तो बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उस मुद्दे को लेकर हुई, नहीं, शो ऑफ स्ट्रेंथ था, अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम आरजेडी से ज्यादा बेहतर हैं। बेहतर नहीं, वो देखा कि हमारी ताकत है। अच्छा। और अगर हमें नहीं दोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, ये बताने के लिए। गांधी मैदान में भी देखे थे कि मतलब कि सिर्फ कांग्रेस और निषाद की ही दिख रही थी और आरजेडी वहां से शो ऑफ स्ट्रेंथ था। हाँ। वो ताकत दिखाना था, और ताकत किसको दिखाना था? सीट बंटवारे से पहले अपने सहयोगी दल को दिखाना था कि देखो मेरा इतना इतना है। और अब तो देखो नैरेटिव मेरा नैरेटिव चल रहा है। राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए उसके बारे में बिहार चर्चा कर रहा है। ये देखो भीड़, जिन इलाकों से देखो अल्पसंख्यकों पर हमारा पकड़ है, ये सब शो करना होता है। पुराना राजनीतिज्ञ है ना कांग्रेस पार्टी वाले, पुरानी पार्टी है, तो उनको राजनीति तो आती है ना कम से कम। ये मतलब अपने सहयोगी पे दबाव बनाने के लिए उसके पहले, क्योंकि देखिए टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व है। सीट समझौते पे बातचीत होने वाली है, उससे पहले राहुल गांधी एक बार सड़क पे यात्रा कर ली, इसीलिए किए। और आपने देखा होगा एक बात और, कि पूरे इस यात्रा के दौरान या उससे पहले कांग्रेस का एक नेता ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। अब भी नहीं कह रहे हैं, मतलब नहीं कह रहे हैं इसीलिए कि पहले ही कह देंगे तब फिर तो हम तो कम हो जाएंगे ना। बार्गेन करने के लिए कुछ ना कुछ तो रखना पड़ेगा अपने पास ना। तुम हमको दोगे तो हम तुमको मुख्यमंत्री घोषित कर देंगे, और नहीं दोगे तो सोच लो भाई। अपने पत्ते अपने पास रखने होते हैं सीने से लगा के। तो इंडिया गठबंधन में कंफर्म है कि वही चेहरा होंगे? अंत में तो उन्हीं को बनाना है। ये तो अंडरस्टूड है कि वो बोले ना बोले, अंत में तो तेजस्वी को ही चेहरा बनाना है। लेकिन अभी कहेंगे नहीं, डरा के रखेंगे सामने वाले को, बोलेंगे नहीं। आपको याद होगा कृष्णा अल्लावरू प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो जब आए थे तो उस वक्त ये चर्चा मीडिया में थी कि कांग्रेस तो हार गई, कांग्रेस नहीं जीत सकी, 70 सीट ले लिया, 19 सीट जीता, इसलिए तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सके। तो यही सवाल उनसे भी किया गया था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस बैकफुट पे नहीं जाएगी, कांग्रेस फ्रंट फुट पे खेलेगी।
अब फ्रंट फुट के पे खेलने का मतलब कि हम एग्रेसिव रहेंगे, सीट समझौते के दौरान भी, चुनावी कैंपेन के दौरान भी हम एग्रेसिव होकर खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो दबाव बनाने की रणनीति है, भौकाल बनाना इसको बोलते हैं। कांग्रेस अपना भौकाल दिखा के मैक्सिमम सीट ग्रैब करना चाहती है, लेना चाहती है। और ये 70 तो नहीं लड़ेंगे, कम है तो कितना कम? आपके हिसाब से कितने हो रहेगी? मुझे लगता है कि 55 के आसपास सीटें मिलेगी, 2-4 सीट आगे 2-4 सीट पीछे हो सकती है। आरजेडी भी अपना ये करेगी? आरजेडी देखिए, बिहार में बच्चा पता है कि बिहार में आरजेडी की ताकत है, बाकी सारे सहयोगियों के मुकाबले। कांग्रेस हो, सहनी हो, पशुपति हो, हेमंत सोरेन हो, वाम दल हो, इन सबसे तो ज्यादा ताकत आरजेडी के पास है। आज भी वोटर है, तो जाहिर है कि सबसे बड़ी पार्टी ये रहेंगे। और जब सबसे बड़ी पार्टी रहेंगे तो इनका चेहरा ही सरकार का चेहरा होगा, यही होता है ना राजनीति में। तो ये है स्थिति वहां पे। मुझे लगता है कि अंत में जो ये सब चीजें सेट हो जाएगी, अभी तो बहुत उठापटक चलेगा। नहीं लगता है कि न हेमंत, न सहनी, न पशुपति पारस, न वाम दल, ये सब कोई अलग नहीं लड़ने जा रहा है। मतलब वो पिछले वाला हिसाब नहीं होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौर्या होटल में नहीं, इस बार वैसा नहीं होगा कि पीठ में खंजर भाग दिया, तेजस्वी यादव भाग के एनडीए में चले गए। वो मतलब इस बार सहनी नहीं करने वाले, इस बार नहीं करेंगे। और इसके इसलिए भी नहीं करेंगे कि इस बार तेजस्वी को भी गरज है कि हमको किसी भी तरह सरकार में। देखिए, ये लगातार निषाद का वोट इतना इम्पोर्टेंट है। वोट इम्पोर्टेंट, जैसे देखिए, एक कहानी पड़ी थी ना कि एक बंदर था, ब्रेड का एक टुकड़ा लिया, आधे आधे पे तौलता था, जिधर ज्यादा होता था उठा के खा जाता था। तो अगर 100 वोट है ना, तो 50 वोट आरजेडी का है और 50 वोट समझिए कि एनडीए का है। लेकिन 10 जिसके तरफ आके बैठेगा ना, वो झुकेगा, वो पलड़ा। तो वही वो 10% और 5% वोट की लड़ाई है, किसके तरफ, किस पलड़े में रहेगा। और वही जो फ्लोटिंग वोट्स है ना, ये इधर चल गए तो उधर पलड़ा झुक जाता है, इधर चल गए, इसका ये बार्गेन करते हैं। अच्छा, पिछले बार वही हुआ था, निषाद उधर चली गई थी तो मल्लाह का वोट भी उधर चला गया था। देखिए, कोई ये नहीं कह सकता कि बिहार के सारे मल्लाह ये साहनी को ही देते हैं, कोई नहीं कह सकता। अगर सहनी को सारे मल्लाह देते तो एक मल्लाह बहुत सी सीट पे आके लड़के दिखा दे, तब समझ जाएंगे ना कि वो जीत गए। ये होता नहीं है, लेकिन सब कंबाइन करके एक जीतने लायक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो ये है स्थिति। सबसे बड़ी पार्टी रहेगी आरजेडी, नो डाउट। उसके बाद सीट लेगी कांग्रेस, वाम दल 50 से 55। 50 से 55 मेरे हिसाब से कांग्रेस का यही जेन्युइन है। वाम दलों का मैंने शुरू में बोला कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा रहा। उनको अगर ज्यादा कुछ दे पिछली बार के मुकाबले तो ये फायदेमंद है। देखिए, वाम दलों के पास मीडिया नहीं, हाइप नहीं, जो कि आजकल के जो कॉर्पोरेट मीडिया है वो पैसे नहीं खर्चा करते तो उनका कवरेज कम होता है। लेकिन मीडिया में कवरेज ना होने का मतलब ये नहीं है कि जमीन पर उनकी ताकत भी कम है। अच्छा, ऐसा नहीं होता। वाम दल का है, अभी वाम दल का कैडर वोट है और वो वोट प्रतिबद्ध वोट है। वो ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से इधर चल जाएगा। वो अकेले भी लड़ेंगे तो उन्हीं को देगा और साथ में लड़ेंगे साथ में देगा, ये है। तो वाम दलों को हो सकता है थोड़ा ज्यादा मिले लोकसभा के परफॉर्मेंस के आधार पे, कांग्रेस को थोड़ा कम मिले, और बाकी सब जो है ना वो ठीक है। 60 मांगने से क्या चाहिए, 20-25 बहुत है। 20-25 भी मिल सकती है उसको। अब क्या करेंगे? 20-25 मिलने की बात करी थी, उनके पास हाई कैंडिडेट भी 20-25। मुझे लगता है कि कुछ आरजेडी से ले लेंगे, कहीं से कुछ कांग्रेस, मतलब आरजेडी मतलब उस पे हावी रहेगी। आरजेडी ऑलरेडी हावी है, ताकत तो है ना आरजेडी के पास। अगर 20 तक अगर उनको सीट भी देती है तो ये भी अच्छा है। उनको ये भी पता है सहनी के लिए अच्छा। अगर 20 लड़ा के ये 5-7 जीतते हैं तो 7 विधायक रहेगा ना इनके पास। 7 गो है, नहीं है ना विधायक? वो तो पहले पिछले तो जो आएगा वो बोनस होगा। हाँ, वो तो एनडीए में गए थे पिछले कई विधायक जीता था, 4 जीते थे, उसमें से भी 4 बताइए उसमें चले। आपकी सबसे बड़ी आज तक ताकत है 4, बीजेपी की थी। आपकी सबसे बड़ी ताकत है 4 और आपको मिल रहा है 20, खराब है। 5 गुना मिल रहा है कि मतलब ये हो सकता है संभवतः कि अगर 20 सीट भी मिले तो आरजेडी अपनी कैंडिडेट को वहां उतारेगी कि मुकेश सहनी एडजस्टमेंट होता है वो इधर उधर मुकेश सहनी भागे नहीं। अगर सरकार बनाने की स्थिति में भी इनको किस तरह बांध के रखा जाएगा। और पद की बात है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे, वो तो चुनाव के बाद होगा ना, जीतेंगे तब ना बनेंगे जी। कि अभी ब्याह हुआ ही नहीं और वो रागिनी यादव और रागिनी आचार्य वाला भाषा वो तो ठीक नहीं है ना। अच्छा, तो ये पहले वो तो बाद जाएगा। लालू प्रसाद यादव 19 से 90 की अगर हम 10 की बात करें तो ये अति पिछड़ा की पार्टी बनाकर आरजेडी को लाए थे।
धीरे धीरे ये दो, एक धर्म की पार्टी, एक जाति की पार्टी, ये हम नहीं कह रहे हैं, लालू यादव खुद से ही बयान में कई बार कहे हैं कि एमवाई की पार्टी। क्या कारण रहा था कि वो एक धर्म की पार्टी यानी कि मुस्लिम की पार्टी बन के रह गई और यादवों की पार्टी? इसका कारण है, देखिए, जब मंडल आंदोलन हुआ ना, तो बिहार की पॉलिटिक्स अगड़ा बनाम पिछड़ा, मैंने फॉरवर्ड बैकवर्ड, और बैकवर्ड के साथ प्लस मुस्लिम सब वगैरह सब जोड़ सकते हैं। फिर क्या हुआ, ये पिक था उनका। फिर सबसे पहले नीतीश, जॉर्ज फर्नांडिस अलग हुए, तो वो अपना चंक लेके निकल गए। रामविलास पासवान अलग हुए, वो अपना चंक निकल गए। फिर ये जनता दल हुआ करती थी, जनता दल में डिवीजन हुआ तो राष्ट्रीय जनता दल बना। फिर वो फिर शरद यादव वगैरह आपको याद होगा, वो अलग हुए। तो जो भी नेता अलग हो रहा है तो स्ट्रेंथ तो कम हो रहा है ना। अच्छा, ये चीज इसलिए आप देखेंगे कि आरजेडी ने भले ही सरकार बना लिया था राबड़ी में, पर इनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला कभी। जब लालू यादव पीक पे थे तब। अब लालू यादव का भी एज कम हुआ, वो भी उतने एक्टिव नहीं है। अब तेजस्वी नया वोटर जब तक नहीं जोड़ेंगे, ए टू जेड की बात कर रहे हैं, बनिया को जोड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, बनिया आएंगे। देखिए, मैं जब तक चुनाव में किसी भी जाति के बारे में इस तरह मैं कभी धारणा नहीं रखता कि वो जाति के सारे लोग इधर ही देंगे या वो जाति के सारे लोग उधर देंगे, वो मैन टू मैन वेरी करता है। लेकिन अगर ये ए टू जेड बना सकें तो इनके लिए फायदेमंद है। अब देखिए, तेजस्वी कह रहे हैं, तो बिहार में देखते हैं कि भाई बनिया में ये होता है कि बनिया अपने हर एक दुकान के बाहर में एक राम का झंडा लगाता, राम का झंडा लगाने का। देखिए, मतलब अच्छा बताइए, देखिए हिंदू घर में देखिए हिंदू घर में सब जगह रामनवमी होता है और यादव लोग में होता है, तो सबका रामनवमी मनाने वाले बीजेपी को देते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। अच्छा, वो देखिए, वो अलग बात है। हिंदू है तो हिंदू की तरह जिएगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम। अच्छा, मुसलमान में भी बताइए, सबको ये मान के चलता है कि मुसलमान एक मुश्त देता है, पर देता है क्या? ईमानदारी से बताइए तो। ओवैसी को ही मिलता है कि नहीं? वो वैसे को मिलता है, हम नीतीश जी को ही मिलता है कि नहीं? को तो पूरा मिलता है, नीतीश जी को ही मिलता है, ओवैसी को ही मिलता है, आरजेडी को मिलता है। तो कैसे कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी या कास्ट एक ही को देता है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, ये मीडिया जो है ना जानबूझ के इंजेक्ट करता है। अच्छा, ये बात है, मतलब मीडिया ये बना दी धारणा कि यादव पूरा अच्छा, यादव सब देता है, आरजेडी को नहीं देता है। मैं अपने पर्सनल लाइफ में या फिर जो भी बिहार में रहता है पूछ लीजिएगा कि यादव बीजेपी को भी देता है वोट, अच्छी खासी संख्या में। अगर बीजेपी को नहीं देता तो ये रामकृपाल यादव, नंद किशोर यादव, नित्यानंद राय, ये सब कैसे यादव बहुत सीट से जीत रहे हैं और 1 दर्जन के बराबर लगभग जीत रहे हैं। जेडीयू में यादव है, विजेंद्र यादव है। देखिए, पिछले अभी तो बहुत दिन पुरानी बात नहीं, अभी उपचुनाव हुआ, इसमें भी उसमें जीते कि नहीं यादव कैंडिडेट जेडीयू से? तो अगर यादव नहीं देता तो कैसे जीते? ये सब वहम है, भ्रम है। तो इस चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लालू के साइड ही रहेंगे अभी हम। हाँ, उन्हीं के लाइन में रहते हैं। अच्छा, लालू यादव के बारे में में बटा, उसके बाद अब क्या लग रहा है कि चुनाव में 2020 में तो कहीं ना कहीं एआईएम सेंधमारी मारा था मुस्लिम वोटर पर, 2025 में भी ये होगा। देखिए, पिछली बार तेजस्वी सीमांचल में चूंकि ओवैसी की पार्टी का सक्सेस रेट अच्छा था। हाँ, एक और चीज है कि शहाबुद्दीन के परिवार को उस वक्त नहीं पूछा गया था। कुछ जगहों पे प्रभाव है उनका। देखिए, सीवान के आसपास है। हाँ, सीवान और पिछली बार पप्पू यादव भी नहीं थे तो पप्पू यादव आए। देखिए, तेजस्वी की कोशिश ये है कि पिछली बार हम जो सीमांचल में और उधर दरभंगा साइड में जो पीछे हुए थे ना, तो इस वजह से कुछ ऐसे नेताओं को जोड़ते हैं जो कि हम में वोट जोड़ सके, जैसे शहाबुद्दीन हो गए, पप्पू यादव, ताकि हम वो लूज नहीं कर सके। और ये भी है कि इस बार ओवैसी की तरफ मुस्लिम वोट न जाए और वो हमारी तरफ आए, ये कोशिश है इनकी। अब क्या होगा वो तो राम जाने, वो तो जनता जानती है, लेकिन उधर कंसोलिडेट कर रही अपने आप को। और राहुल गांधी की यात्रा का एक मकसद ये भी था कि वो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार से जानबूझ के गुजर गए ताकि एक मुस्लिम वोटरों में मैसेज दिया जाए कि इधर उधर मत जाओ, अगर बीजेपी को रहा तो मेरी तरफ आओ। ये मैसेज देने की कोशिश थी। नहीं, हमने तो लोकसभा 2024 में भी देखा था कि शहाबुद्दीन के परिवार को छोड़ा गया था, हैना साहब को दरकिनार किया गया था, ओसामा को दरकिनार किया गया था। इसी का इलाके में क्या सारन उनकी बेटी पे उतारा गया था, रोहिणी आचार्य, जो उनकी बेटी किडनी दी थी, लेकिन फिर भी मुस्लिम वहां पे एक्सेप्ट नहीं किए थे रोहिणी आचार्य को। भलो कम वोट से हारी, लेकिन हार नहीं, हार तो हार होता। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है, बाकी फैसला जनता का होता है। वो प्रयास कर रहे हैं कि ओवैसी की तरफ मुसलमान न जाए, वो प्रयास कर रहे हैं कि पिछली बार जिन वजहों से हम पीछे हुए थे वो वजहें खत्म की जाए, कुछ स्ट्रेंथ वाले नेता को जोड़े जाए, ये सब वो कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, उनकी कोशिश
भगवान एक चीज करे। और, बार बार एआईएम के तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि हमारी पार्टी को विलय नहीं, गठबंधन में जगह नहीं मिल रही है, इंडिया गठबंधन में। ये लेटर भी लिखे बजाप्ता तेजस्वी यादव को, आरजेडी को लिखे, गए भी कांग्रेस थे को इन लोग, गए भी हाँ, थे कि हमें महागठबंधन में लिया जाए। लिया जाए। क्या कारण होता है कि ओवैसी जबकि ये पार्टी है उसको उसमें नहीं जोड़ा जा रहा है? इस चलते कि ओवैसी को ये जोड़ेंगे ना तो एक और चेहरा होगा। देखिए, तेजस्वी के आसपास लालू यादव कभी नहीं चाहते कि मेरे बेटे की चमक फीकी पड़े। अच्छा, फीकी पड़े कि मान लिया कि एक अकेला तेजस्वी है और उसके नाम पे अगर हम जीत गए तो नाम किसका होगा? तेजस्वी का होगा। लेकिन मान लिया कि ओवैसी को ले लिया, कन्हैया को मौका दे दिया, पप्पू यादव को खूब घुमाए, तो कोई ये भी तो कह सकता है कि तो पप्पू यादव की वजह से सीट जीता, इस सीट ओवैसी की वजह से जीता, तो क्रेडिट तो चला जाएगा। इसीलिए पप्पू यादव को भी दरकिनार किया जाता है। ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ। अब पप्पू यादव तो कांग्रेस के साथ इधर लग भिड़ के अपना वो भी अपने आप को रेलिवेंट बनाए हुए हैं। तो ये चाहते हैं एक छत्र, जैसे लालू थे तो लालू ही थे। कभी देखा उस पार्टी में नीतीश का नाम होने दिए, रामविलास पासवान का, अलग हुए तब इन लोग का नाम हुआ। तो ये भी एक रहता है, दो तरह के संघर्ष होते हैं पॉलिटिक्स में, एक अपने लोगों के साथ संघर्ष होता है, एक अपोजिशन के साथ होता है। तो यही कारण रहा। ये इसीलिए, और ओवैसी को इसलिए नहीं करते कि आज मान लिया कि हमारे साथ जुड़ा और हमारे ही बदौलत मान लिया कि सीटें अच्छी खासी जीत गई, कल को जाके वो भी तो क्लेम कर सकता है कि उप मुख्यमंत्री कम से कम मुस्लिम हो या मेरे पार्टी का हो। कर सकता है कि नहीं? ये मुस्लिमों में एक धारणा भी हो रही है कि 2% वाली पार्टी दावा कर रही है, और अब मुस्लिम जो सब खुल के वोट दे रही है आरजेडी को, वो अपना दावा नहीं कर। एक बात मैं बताऊं ईमानदारी से, मुसलमानों ने अपने लिए कभी कुछ मांगा ही नहीं। अच्छा, वो हमेशा किसी को हराने के लिए मुफ्त में अपना वोट देते हैं। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी सुना है कि महागठबंधन के किसी नेता ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो मुसलमानों को ये दे देंगे या आपका ये बना? जरूरत नहीं है ना कहने की, वो खुद ब खुद आ ही उनको पता है कि ये जाएंगे कहाँ। इन बहुत ज्यादा इधर उधर करेंगे तो बोल देंगे कि देखो इधर उधर करोगे तो भाजपा आ जाएगा, बस इतना ही कहना है उनको। बस तो इन लोग डरा देते हैं, डरा नहीं, मजबूर कर देते हैं कि तुम्हारे पास ऑप्शंस नहीं। नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि यादव के बाद सबसे ज्यादा संख्या मुसलमान की 17% है, 17% है बिहार में। यादव भी मोटा मोटा। हाँ, वही 18। यादव अगर मुख्यमंत्री हो सकता है तो मुसलमान उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी 17। अब जब मैं ये कह रहा हूं तो कोई कहे कि देखो ये तो मुसलमान को भड़काने के लिए बोल रहा है। यही आएगा, यही वहां से जवाब आएगा। अच्छा बताइए, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, आप पूरे आंकड़े निकालिए, चलिए मैं खराब बोल रहा हूं, आप 66 सांसद हुआ करते थे, 66 मुसलमान का, वो आज घटते घटते 20-21 पे आ गए। और वो भी इस बार थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, इससे 2019 वाले में और कम थे। क्या कारण है कि रिप्रेजेंटेशन कम रहा है? कभी सोचा है? एक शब्द इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे, मैं ये नहीं कहूँ, मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा, उसको कभी कुछ नहीं चाहिए। बार बार ये कहा जाता है। हाँ, उसको कभी कुछ नहीं चाहिए। अब तो ये भी बात निकल के आ रही अच्छा, है कि मांगा ही नहीं, कभी मांगते ही नहीं। मांगेगा तब मिलेगा ना। अच्छा बताइए कि कभी कोई मुस्लिम संगठन ये कहा है कि हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन फलाना हमारे कौम का होना चाहिए? कभी मांगा है? नहीं। हम फिरका परस्त ताकतों, हम सांप्रदायिक ताकतों का करने के लिए दे दो रे, तो दे दो रे, तो जानिए रहा है सामने वाला कि दे देगा, तो फिर काय के लिए देने का जरूरत है? ये मंथन होना चाहिए समाज में। जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी, तो समाज को आपस में बातचीत करना चाहिए कि हम क्या विकल्प ढूंढें ताकि हमारा इंपॉर्टेंस बना रहे और सामने वाला डरे कि अरे हम अगर नहीं कुछ देंगे तो जा भी सकता है दूसरी तरफ। ये ऑप्शन हमेशा खुला रखना चाहिए। अब आखिरी सवाल कि जन स्वराज पार्टी इसके वोट पे सेंधमारी कर पाएगी? ईमानदारी से बताऊं, अभी देखिए प्रशांत किशोर अभी तक जो भी चुनाव लड़े हैं, उपचुनाव वगैरह लड़े हैं, या जो उनका पार्टी संगठन है, बिहार की राजनीति समझिए, एक होता है कोर वोट जो आपका स्ट्रांग मैग्नेट है, और एक होता है उसके आसपास बहुत सारे लोग चिपकते हैं। इसका मैग्नेट वे कमजोर है। कोर वोट कौन है? इसका कोई कोर वोट ब्राह्मण नहीं। कैसे ब्राह्मण कोर वोट है? भाई ब्राह्मणों के बारे में पता है कि वो बीजेपी के परंपरागत वोट है। जब तक उनको लगेगा नहीं कि जीत सकता है वहां फलाने जगह पे, वो नहीं जाएंगे। जानते हैं हराने के लिए कौन वोट देता है?
प्रशांत किशोर ब्राह्मण है ना, उनकी पार्टी ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ बोली है? नहीं बोली है। मतलब मुसलमान के लिए खुल के बोल रहे हैं कभी? वो देखिए बोलते हैं लेकिन करते नहीं। आएंगे सत्ता में, अगर नजदीक होता, मान लिया कि लगता कि ये आ सकता है पावर, तब तो लोग भी मेहनत करते हैं। जब पता है यार कि कितना ले आएगा, ज्यादा भीड़ कहाँ से जुटा रहे हैं? देखिए भीड़ जहां तक जुटाने की बात है ना, तो आज इतने लोग, पवन सिंह में भी भीड़ जुट गया, भोजपुरी का कोई स्टार ले भीड़ जुट गया, ऑर्केस्ट्रा में भी भीड़ जुट जाता है। तो भीड़ जुटने का मतलब थोड़ी है कि वोटो दे देगा। मतलब वोट देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी को डिप्रेस नहीं कर रहा हूँ। प्रशांत किशोर ने पार्टी लॉन्च की है, अभी पहला चुनाव उनका टेस्ट होगा कि उनके पास कितना है, 2%, 4%, 5%, जो भी वोट आएगा तो इसको सहेज के यहाँ से आगे बढ़ना होगा। हो सकता है 2 चुनाव बाद, 3 चुनाव बाद आके वो इस पोजीशन में आ जाएं, लेकिन मौजूदा विधानसभा में तो मुझे नहीं लगा, ईमानदारी से बोल। अच्छा। और अंत में देखिएगा, आज मान लिया कि ब्राह्मण भी जा रहे हैं, मुसलमान भी जा रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आते आते यही हो जाएगा कि फलाना, अरे सरकार बनाओ या सरकार हटाओ, फिर गोलबंदी। अंतिम 24 घंटा में चुनाव का हवा बदलता है कि भाई वोटवा बर्बाद करने से कोई फायदा है? मतलब जो जिसका था उधर ही चला जाएगा। अंत में 2 ध्रुवीय चुनाव होना है, महागठबंधन बनाम एनडीए। त्रिकोणीय बिहार में हुआ है कभी? आज तक नहीं हुआ। नीतीश कुमार जब अलग हट के लड़े तब तो उनको 2 सीट आया था लोकसभा में। तो जब नीतीश कुमार त्रिकोणीय नहीं बना सके, जिनका इतना लंबा करियर, मुख्यमंत्री सब कुछ है, तो ही आया। अच्छा, आज सबसे बड़ी बात है कि मेहनत पहले का है भी नहीं, ये तो चुनाव अभी कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं, साल 2 साल से। हाँ, बस वही तो साल 2 साल में आप उन लोग का 30-30 साल, 40-40 साल का करियर है, ये भी तो सोचना है ना। ये जीत सकते हैं कैसे? कोई कैंडिडेट है वहां पे मजबूत हो गया, अपना पर्सनल ऑरा है, उसकी बदौलत निकल जाए तो निकल जाए। ऐसे तो 15-20 को निर्दलीय भी जीत जाता है कि नहीं, तो 2-4 ठो भी हो सकता है, लेकिन बस इतने। अभी सोचिए कि सरकार बनाएंगे, गिराएंगे, 50-60 सीट आ जाएगा, तो 60 तो प्रशांत किशोर अपने नहीं सोच रहे हैं। तो आप बताइए, सच्चाई बोल रहे हैं कि नहीं? तो ये थे पंकज परसुन जी। इंडिया गठबंधन की सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अब अगले एपिसोड में हम एनडीए गठबंधन की भी बातें करेंगे कि क्या कुछ एनडीए गठबंधन में चल रहा है, क्या सीट का समीकरण उसमें है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।